बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक अलीनेक उर्दू टीवी सर्विस एथेंस ग्रीस से चौधरी इजाज का सलाम। मेरे साथ इमिग्रेशन अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब हैं। हमेशा की तरह हमारे सवालों का ये जवाब देंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ दो ऐलानात हैं, वो पहले मैं कर लूँ तो फिर उसके बाद आगे, फिर क्योंकि वो जब हमारी गुफ्तगू शुरू होगी तो फिर वो तसलसल टूट जाएगा इमिग्रेशन का। तो इमिग्रेशन के हवाले से जो है ना, पहला आज जो हमारा जो टॉपिक होगा उस पे जिन लोगों के पास नीली वीवीसी है उसके बारे में बात होगी, जिनकी ख़त्म होने वाली हैं डेटें। दूसरा जो जिन लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी फैमिलियाँ हैं, तो उनकी नेशनलिटी का जो मसला है उस पर हम बात करेंगे। तीसरा जो है हमारा यहाँ पे और लोगों के जो मसाइल हैं काफ़ी, उसमें अभी मैं सवाल जो है पढ़ा नहीं है गौर से, तो शाह साहब से हम पता करेंगे। तो मेरे भाइयों, पहला जो है ये मिर्ज़ा फोटो की तरफ से उनका ये उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है आनोफीता में सिमतारी आनोफीता दिलोसी कि मैं कल शाम 4 बजे हफ्ते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आज जो है हो रहा है जुमे दिन से, मैं कल का कह रहा हूँ हफ्ते वाले दिन जो है अपना जो ग्रीक लैंग्वेज का जो कोर्स है अपना ये दिमती को स्कूल सिमतारी में 14 मार्च शाम 6 बजे से दरख्वास्तें आप दे सकते हैं। ये जो हमारे भाई जो ग्रीक जो है लैंग्वेज सीखना चाहते हैं वो वहाँ पे कल शाम 6 तक जो है ना अपनी एप्लीकेशन जो है 4 से 6 बजे तक एप्लीकेशन दें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें ये आप मुकम्मल तौर पे फ्री होगा जो कोर्स होगा। तो ये हमारा पैगाम है। दूसरा जो मेरे भाइयों मसला ये है कि अपना पाकिस्तान एम्बेसी में कल हमारी अपना सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, तो हमने उनसे बात की कि जो हमारे जो पाकिस्तानी है यहाँ पे वो हमारी वजह से नहीं हुआ, ये सब उन्होंने खुद अपने वजह से किया है कि जितने भी रंदेवू पहले होते थे अपना भाई 1 महीने का 2-3 महीने लोगों का नंबर नहीं आता था, तो उसमें शफकतुल्लाह खान साहब ने ये सहूलत दे दी और सफीर पाकिस्तान साहब ने कि अगर आप जो है रंदेवू लेंगे सोमवार वाले दिन 1 हफ्ते के बाद आपका जो है ना रंदेवू होगा। सोमवार को फर्ज करें आप फोन करते हैं तो अगली सोमवार को आपका नंबर आएगा, मंगल फिर आगे मंगल बुध से बुध 1 हफ्ते के अंदर जो है ना रंदेवू जो है ना आपका जो है ना वो कर देंगे। तो उसमें एक जो बात है कि ज्यादा लोगों ने ये कहा है कि जी चौधरी साहब जब हम टेलीफोन करते हैं तो लोकल नंबर जो उनका है वो आगे कॉल रिसीव नहीं करते और कोई दूसरी जुबान बोल रहे होते हैं। तो ये भी हमारी बात हुई है, तो मंगल वाले दिन इंशाल्लाह ताला ताज़ा का जो है ना ताज़ा मोबाइल का जो है नंबर देंगे, उस पर आदमी जो है वही 3:30 से 4:30 बजे जो है बात कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो भी रंदेवू लेगा 1 हफ्ते के अंदर जो है ना नेक्स्ट जो वीक उसका नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा पैगाम था। आपने जो सफ़र किया है और यहाँ से वहाँ घूमे, कल वहाँ आज यहाँ, आने वाला कल कहाँ होगा? ज़रूरी नहीं कि आने वाला कल भी आपके लिए नामालूम हो। अगली टिकट का मतलब है अपना वतन। बैनुल-अक़वामी इदारा बराए हिजरत IOM आपको अपने वतन बाहिफाजत और बाइज़्ज़त वापसी का मौका फराहम करता है और तीसरे ममालिक की शहरियत के हामिल अफराद के लिए रज़ाकाराना इमदादी वापसी और दोबारा अपने पाँव पर खड़े होने का प्रोग्राम पेश करता है। मज़ीद मालूमात के लिए बैनुल-अक़वामी इदारा बराए हिजरत IOM, यूरोपीय यूनियन और वज़ारत अमन व आमा व शहरी तहफ़्फ़ुज़ की मुश्तरका माली मुआवनत। जी वेलकम, बहुत शुक्रिया। आप जी शाह जी दोबारा जो है हमारा जो है वही सवाल जवाब। तो शाह जी ये पहला सवाल जो हमारा जो ये है कि जिन लोगों के पास नीली वीवीसी है और जिन पे तारीख जो है नहीं लिखी हुई, तो उसमें आपने बताया था प्रोग्राम में कि वो 31 मार्च 2015 को खत्म हो रही है। तो इसमें आया कि उनको आगे जो है वो किस तरह आगे वो करेंगे, वो अपना रिन्यू जो है रिन्यू कैसे होगी और उन लोगों को अब क्या करना चाहिए, आप इसके बारे में हमें क्या बताएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी जहाँ जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं,
उन सबको मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम्स में हमने आपको ये आगाह किया था कि एक नोटिफिकेशन निकला था वजारत दाखिला की तरफ से तमाम पेरिफेरियर्स को, और हमने पाकिस्तान में अपने तमाम एयरपोर्ट्स पर भी इसको इन्फॉर्म किया था कि जिन लोगों की नीली बेबियोशियाँ जो 2010 में इशू हुई, 11 में इशू हुई, 12 में इशू हुई, उनकी मियाद पहले 2 साल थी, उसके बाद फिर पिछले 3 साल से इसकी मियाद डेट ऑफ इशू होने से 1 साल तक इसकी मियाद मुकर्रर की गई है। आज भी जो बेबियोशी शुरू होती है उसकी मियाद 1 साल तक वो वैलिड होती है। उस पर तारीख इजरा यानी डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होती है, लेकिन जो पहली बेबियोशियां थी उन पर तारीख खत्म होने की नहीं लिखी हुई थी। उनके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि तमाम वो बेबियोशियां, नीली बेबियोशियां 31 मार्च 2015 तक ऑटोमेटिकली वो वैलिड होगी, और उसके लिए उनको दोबारा पेरिफेरिया में नहीं जाना पड़ेगा रिन्यू करवाने के लिए। अब 31 मार्च नजदीक आ रही है तारीख, और जो वजारत दाखिला ने नया उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है हमें कि आप अपने लोगों को आगाह करें कि जिन लोगों की बेबियोशियां 31 मार्च तक खत्म हो रही हैं वो फौरन पेरिफेरिया अपने अपने पेरिफेरिया में रुजू करें, और वो नई, अगर उनका स्टिकर नहीं आया, डिले है, तो उनको नई नीली बेबियोशियां इशू की जाएंगी नई तारीख की। वो उन्हीं बेबियोशियों को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, उन पे स्टैंप नहीं लगाई जाएगी, आपको नई बेबियोशी इशू करनी पड़, वो करेंगे। अब वो लोग जो हम अपने अपने ममालिक में गए हुए हैं उन बेबियोशियों के ऊपर, और उनकी मियाद 31 मार्च 2015 तक खत्म हो रही है, उनको चाहिए कि वे फौरन वापस आए और आकर अपनी नई बेबियोशियां इशू करवाएं। और जिन लोगों की वो अपने ममालिक में हैं, पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, और लेकिन उन पर नीली बेबियोशियों के ऊपर तारीख खत्म होने की लिखी हुई है, मिसाल के तौर पे उनकी बेबियोशियां सितंबर 2015 में खत्म हो रही हैं, उनको वापस आने की जरूरत नहीं है। वो सब जब तक उनकी तारीख खत्म नहीं होती उस वक्त तक वो अपने ममालिक रह सकते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वो बेबियोशियों वाले हैं जिनकी तारीखें नहीं लिखी हुई थी और पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च 2015 तक उनकी बेबियोशियां वैलिड करार दी गई थी। उन लोगों को वापस आना जरूरी है, वो आकर पेरिफेरिया में अपनी नीली बेबियोशियां नई इशू करवाएंगे। ये तो था नीली बेबियोशी के मुताबिक। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये सारा चीज कंफ्यूजन खत्म होगी कि नीली बेबियोशियां जिन पर तारीख नहीं थी, 2011 में, 2012 में वो इशू हुई थी और उन पर तारीख खत्म होने की नहीं लिखी गई थी, और उनको ऑटोमेटिक 31 मार्च 2015 तक वैलिड करार दिया गया था। अब वो लोग जो हैं वो पेरिफेरिया में जाएं 31 मार्च से पहले जाएं, और वो ताकि नई, उनको अगर उनके स्टिकर आए हैं या खुदा न खास्ता अपोरिप्टिकी अपोफासी निकली है, तो वो जाहिर है कि जाकर वो अपोरिप्टिकी अपोफासी लें और वो नीली बेबियोशी वापस जमा करवाएं। नहीं तो उनको जो है वो नई एक्सटेंड कर दी जाएगी, नई बेबियोशी इशू हो जाएंगी नीली। ये देखने वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं तो 31 मार्च से पहले आप जाएं, और अभी तो बल्कि दिन भी काफी थोड़े रह गए हैं शाह जी, तो फौरी तौर पे जो है ना अपना ये आप लोग काम कराएं जिसमें आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर तरह तरह की मुश्किलात जो है ना पेश आती है। तो जो शाह जी, अब दूसरा जो सबसे ज्यादा जो सवाल मेरे दोस्तों ने किया, बल्कि मेरे एक ज़हीर भाई हैं उन्होंने भी स्पेशल यहाँ बल्कि मेरे घर आए थे, रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये शाह जी जो है बिल्कुल बताएंगे। शाह जी, सवाल ये है कि जिन के बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, आया कि ग्रीक गवर्नमेंट उन्हें ग्रीक पासपोर्ट देगी या नहीं? और मेरा सवाल मिक्स मैं कर रहा हूँ तो क्योंकि बार फिर तसलसल टूट जाएगा। तो उनके जो अगर भाई लगे वो दे देते हैं ग्रीक पासपोर्ट, तो उनके जो वालिदैन है यहाँ पे, आया कि उन्हें भी वो साथ नेशनलिटी देंगे या नहीं? ये मेरा सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है चौधरी साहब कि बहुत सारी दुनिया ये जहाँ भी हम जाते हैं हमें टेलीफोन करते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से वो पैगाम भी भेजते हैं, हमारी बहनें हैं, फैमिलीज़ है,
पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, और जिनको कंसर्न है वाकई, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है सीरीजा की, इनका पहले से ही ये इनकी पॉलिसी में था कि जो ये बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनको यहाँ की नेशनलिटी दी जाए जी। अब इस पे जो है नई जो नायब वजीर दाखिला इमिग्रेंट्स की जो मुकर्रर हुई हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। जाहिर है कि बहुत सारे मामला जो सब होते हैं कि जिन पे कानून साजी करनी पड़ती है, जैसा कि पहले पासौक ने ये कानून पास किया था कि जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं उनको नेशनलिटी दी जाए, लेकिन इस पर जो थी दो जमातों ने इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था सुप्रीम कोर्ट से, और वो कानून मुअत्तल हो गया था, भाई नेशनलिटी नहीं दी जाए उनको। तो अभी भी जो है ये गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव जो है इस पे जो है वो कानून साजी करेंगे। वो एक कमेटी बैठी हुई है जो इस पर काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत उसको वो कानून साजी वो करेंगे। वो देख रहे हैं कि इसको पार्लियामेंट से कैसे अप्रूव किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि इनके साथ कोलेशन गवर्नमेंट है, इनकी जो वो कामेनो है अनेल जो है एलिनेस, वो कोलेशन पार्टनर है इस गवर्नमेंट के, तो जाहिर है उनका इस पे इतराज है, अच्छा, उस पार्टी का इस पे इतराज है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो तफजात हैं उनको शामिल किया जाए, उनको साथ वोटिंग में इस कानून साजी में उनको मुशावरत उन पे हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि इस पे अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आप तकरीबन ये नहीं भाई आपको जो है ना, क्योंकि जो आप बात करते हैं सही करते हैं, कानून के मुताबिक करते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास होता है उस, क्योंकि खुशी के लिए तो आदमी वैसे कहते नहीं हो रहा है जी। शायद बाई तकरीबन 2 महीने 4 महीने 6 महीने तकरीबन जो है ये इंशाल्लाह ताला 3 से 4 माह के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, मुशावरत कंप्लीट होगी, उस पे ये पहले बिल बनेगा तमाम कानूनी पहलू को मद्देनजर रखते हुए, उसके बाद फिर ये पब्लिक होगा, ये पब्लिक के ऊपर इंटरनेट पर ये जाएगा। अच्छा। वहां पर लोग इसको पढ़ेंगे और उसमें तजावीज देंगे वो, और उसके बाद वो फाइनल होगा। 15-20 दिन का वो टाइम देते हैं, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा, फिर वो कैबिनेट की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में फिर बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, उसके बाद वो अगर ये पास हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, फिर उसकी कानूनी शक्ल होगी। मेरा ख्याल है कि एक वक्फा ले लें हम, क्योंकि वक्फे का टाइम हो रहा है, और वक्फे के बाद फिर हम दोबारा वक्फा ले। आफ्ताब करेंसी की एस रेमिट, एस वायर, एस स्पीड डिपॉजिट और एस ब्लिंक सर्विस से दुनिया भर में रकम की मुंतकली फौरी, महफूज और निहायत आसान। आफ्ताब करेंसी, दिल से दिल तक। जी वेलकम बैक जी। शाह जी, तो हमारी बात हो रही थी शाह जी के बच्चों के बारे में जिनको ग्रीकी पासपोर्ट मिलने हैं। तो मेरा जो वक्फे से पहले जो सवाल जो मैंने किया था, फिर वो जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, वक्फा आ गया था। तो शाह जी, ये जो अगर बाय द वे बच्चों को जब ग्रीक पासपोर्ट मिल जाता है, तो जिनके वालिदैन, सबसे पहले मैं हूँ, ठीक है जी, मेरा भी बच्चा जो है यहाँ ग्रीक में पैदा हुआ है, तो आया कि उनके वालिदैन जो हैं उनको कोई बेनिफिट मिलेगा, उनको पेपर मिलेंगे? एक तो स्टिकर है ना शादी, मैं पूरा सवाल जो है ना नहीं जुड़ा कि फर्ज करें मेरे पास फॉरएवर का स्टिकर है, या किसी के पास 10 साल का है, या पेपर है, तो उनको क्या फायदा होगा जो उनके वालिदैन है? चौधरी साहब, इसमें कानून ये कहता है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर फर्ज करें नेशनलिटी जो होती है वो इनफरादी होती है, इंडिविजुअल होती है, उसका फैमिली से कोई तल्लक नहीं होता। हर फर्द को कानून और कवानीन के मुताबिक अपनी नेशनलिटी, उसको शहरियत अगर मिलेगी तो उसको अकेले को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उनको अगर नेशनलिटी मिल जाती है तो उनके वालिदैन को भी ऑटोमेटिक नेशनलिटी मिलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन कानून नहीं है किसी भी जगह का। यूनान का कानून जो है वो ये है कि बच्चों को अगर मिलेगी तो बच्चों का भी क्राइटेरिया होगा, उस पर भी वो देखेंगे कि भाई ये बच्चे जो हैं
ये इनके वालिदैन लीगल है यहाँ? बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वालिदैन लीगल नहीं है। हाँ, लीगल नहीं है शायद। ये कानून में पेचीदगी आ रही है, उनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी चाहे वो यहाँ पैदा हुए हैं। उनको नेशनलिटी, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन यूनान का जो है वो ये नहीं कहता। लेकिन उनको पेपर भी कोई नहीं देंगे शायद किसी किस्म का। वो पैकेज तैयार कर रहे हैं भाई, जिनके पास बिल्कुल ही पेपर। जी जी बिल्कुल, वो एक पैकेज तैयार कर रही हैं। उसमें वो देखें, हर चीज जो है कोई भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाती है, कानून साजी करती है, उसमें बहुत सारे पहलुओं को वो देखते हैं। जाहिर है कि अपोजिशन भी होती है, प्रेशर भी होता है, फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उस पर भी लोग चले जाते हैं। जिस तरह पिछली पासौक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कानून बनाया था, 10 साल से कम करके 7 साल का कर दिया था कि जो लोग 7 साल लीगल यहाँ रहते हैं वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो कर्जा फेरी और जो दूसरी जमातें थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो वो कानून मुअत्तल हो गया, नहीं था। अब ये गवर्नमेंट जो है इन तमाम पहलुओं पे वो वर्क कर रही है, कमेटी इन्होंने बना दी है। और जो गैर कानूनी लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अगर उनको बहुत सारा अरसा हो गया है, वो 10 से 12 साल अरसा हो गया है या 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनके मुतालिक भी वो कानूनी पहलुओं पे वो देख रही है, उसको स्टडी कर रही है, कमेटी बैठी उस पर काम कर रही है कि इनको किस तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इन लोगों को, ताकि ये लीगल हो सके। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ये 2 से 3-4 माह के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होगा। वो पूरा एक पैकेज बना रहे हैं। वो ये नहीं होगा कि थोड़े थोड़े नोटिफिकेशन लाकर, जिस तरह पहली गवर्नमेंट करती नहीं है कि भाई थोड़ा सा एक मसला आया उसको नोटिफिकेशन बना दिया या मिनिस्ट्रियल ऑर्डर कर दिया और चंद लोगों को पता लगा, उन्होंने उससे फायदा उठा लिया, बाकी लोगों को पता ही नहीं लगा, वो बेचारे इससे महरूम रह गए। पीछे ये होता रहा है। अब इस चीज पे माशाल्लाह, क्योंकि ये इमिग्रेंट्स की सबसे जो अच्छी बात हुई है इस गवर्नमेंट ने जो की है, वो इमिग्रेंट्स की अलग एक खुद मुख्तार मिनिस्ट्री बना दी है। अलग बना दी है। कब से बनाई है? ये अभी इसी गवर्नमेंट ने आके अनाउंस किया है ना। अच्छा जी। नायब वजीर दाखिला जो है, इमिग्रेंट्स की जो वजीर है मिसिस तासिया, एक बहुत बड़ी लॉयर है, वकील है, बड़ी काबिल, उनको इसका डिप्टी मिनिस्टर बनाया है। तो वो एक अलग वजारत बन गई है, जो बड़े डिमांड थी बड़े अरसे से कि हमारी कोई भी ये नया डेमोक्रेसी पासौक थी, उन्होंने कभी भी इमिग्रेंट्स के लिए, तारकीन वतन के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई, कोई ठोस वजारत नहीं बनाई, जिस तरह बाकी यूरोपियन कंट्रीज में होता थे। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में वो इन्होंने बना दी है। अब वो इन तमाम इलीगल या लीगल जितने भी तारकीन वतन होंगे, उनके मसाइल जो जायज होंगे उनके ऊपर वो काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो सी वीजा की गवर्नमेंट है, ये हमारे तारकीन वतन के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है और इस पे वो बहुत ज्यादा मुस्बत जो है इस पे सोच है। लेकिन उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि इस पे वो ठोस पॉलिसियां बनाएं, ताकि हमारे लोगों को फॉरएवर एक फायदा हो इस पे। और जो इलीगल वालिदैन है उनको तो लीगल हो जाए बहुत बड़ी बात है, नेशनलिटी तो बहुत दूर की बात है। वो कोई ऐसा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन यूनान का ऐसा नहीं है कि जो है गैर कानूनी वालिदैन को वो नेशनलिटी दे दे एकदम से। सबसे पहला स्टेप होगा कि वो लीगल हो किस तरीके से। नेशनलिटी का बहुत बाद में आता है। बच्चों का सिर्फ ये है कि बच्चों के भी शराइत होंगी, वो अनकंडीशनली उनको भी नेशनलिटी नहीं मिलेंगी। यानी जिस तरह रखा था कि जो बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, वो पहले था पासौक गवर्नमेंट ने रखा था कि 6वीं क्लास तक अगर वो पास कर लेते हैं तो वो नेशनलिटी अप्लाई करने के मजाज होंगे। उसके बाद इन्होंने जो लीगल नहीं, जो बच्चे 9वीं क्लास तक पढ़ेंगे, अब जो अमेंडमेंट हुई थी वो 9वीं क्लास तक पढ़ेंगे, उसके बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीजों को, वो पैकेज को वो इंशाल्लाह का रीशफल कर रहे हैं, उस पर नजरसानी कर रहे हैं, उस पर आसानियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम देंगे, 3 से 4 माह का अरसा लगेगा जब जाकर ये जो होगा। हाँ, इसमें एक और चीज है इसी सवाल के अंदर कि जिन लोगों ने नेशनलिटियां ऑलरेडी अप्लाई की हुई हैं, जिनके बच्चों ने, जिनकी फैमिली ने, शायद यही मैं कृति से जो है ना, ये इराक जो शहर है, वहां से जो है ना, मेरे एक दोस्त ने सवाल किया था, मोहम्मद खान नाम है इनका, तो उनका ये सवाल है कि भाई इन्होंने ऑलरेडी जो है पहले ही जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था और फीस भी उन्होंने पता नहीं 700 यूरो कह रहे थे कि भाई मोहम्मद खान भाईजान हम आपका ही सवाल कर रहे हैं, तो 700 यूरो भी उन्होंने जमा कराया था। आया कि उनका क्या होगा, बताया पैसे नहीं,
जी शाह जी। इसमें ये बड़ा अच्छा आपने, मैं क्लैरिफाई कर दूं तमाम साथियों को कि जिन लोगों ने, जिन फैमिलीज ने, जिन बच्चों ने या जो बड़े लोगों ने पहले से नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, पारा वालों पे किया हुआ है, उनके केसेस पुराने कानून के मुताबिक ही हैंडल होंगे। अच्छा। और लोगों को मिल रही है नेशनलिटीज। अच्छा, मिली है? जी बिल्कुल मिल रही है। पुराने कानून के मुताबिक जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, जिनके केस ऑलरेडी जमा है, उनको पुराने कानून के मुताबिक उनकी जो है सारे केस जो है उनको फॉलो अप किया जा रहा है। उनको एपिथेरोपी में बुलाएंगे, उनके जो भी फाइल्स हैं वो उसी तरह चेक होंगी बकायदा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब उनकी पॉजिटिव आ जाएगी, उसके बाद फिर उनकी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में वो अगर पास हो जाते हैं तो उनको नेशनलिटियां मिलेंगी। और ये लोगों को मिली है। अच्छा, बच्चों को भी मिली है। कई ऐसी फैमिलीज हैं जिनके आधे बच्चों को मिली है, आधे बच्चों को अभी पेंडिंग है। वो घबराए नहीं, हमारी बहनें दीदी फोन करती हैं, वो हमें पूछती हैं। सिर्फ ये होता है कि कुछ नंबर्स आते हैं, उनके प्रोटोकॉल होता है, उसके मुताबिक एपिथेरोपीज जो है वो बैठती हैं। जो कमेटी होती है, बोर्ड होता है, वो इंटरव्यू लेता है। उसमें कुछ डिले हो जाता है। बात जो कमेटी होती है, बोर्ड्स होते हैं, वो जब डेट अनाउंस होती है उसमें वो पूरे नहीं होते। वो जो कमेटी होती है उनमें से कई एहलकार जो है वो नहीं पहुंच सकते, तो वो कैंसिल हो जाती है, वो आगे चली जाती है कमेटी। लेकिन इंशाल्लाह ताला जिनके लोगों के पुराने केस पुराने कानून के मुताबिक जमा है, वो हौसला रखें। उनको इंशाल्लाह ताला पुराने कानून के मुताबिक ही उनके जो केस है वो हैंडल होंगे। वो आप तक इंशाल्लाह ताला उनका अच्छा रिजल्ट पहुंचेगा, बशर्ते आप कमेटी के सामने अपने इंटरव्यू में कामयाब होंगे। वो शर्त है, उस पर वो तारीख और शहरियत के मुतालिक आपसे सवालात करते हैं। बेसिक चीज घबराने की नहीं होती। आप उन लोगों के साथ मुशावरत करें जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिए हैं, जिनकी नेशनलिटियां मिल गई हैं, उनसे आप राब्ते रखें। वो आपको बताएंगे कि किस किस्म के वो सवालात आपसे करते हैं। ज्यादातर नफ्सियाती किस्म के सवाल होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट उनका ये होता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके माशरे में आप उनकी शहरियत, उनकी तारीख से वाकिफ है। ये बेसिक चीज होती है। या आपको जबान आती है, अगर आपको जबान आती है, उस पर अबूर रखते हैं, तो अगर कोई सवाल तारीख का आप सवाल नहीं दे सकते तो वो कोई हर्ज नहीं होता। वो ऐसी, उसमें पहले ये होता था सिर्फ एक गलती की गुंजाइश होती थी, अब वो इन्होंने नरमी कर दी है। अब अगर आपके सवाल 2 या 3 गलतियां भी आ जाती हैं, लेकिन बशर्ते आपको जबान आती है, उस पर आप अबूर रखते हैं, आप कॉन्फिडेंस से आप जवाब देते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। तो एक बार फिर हम वक्फा लेते हैं। सत श्री अकाल जी। मिर्जा फोटोज़ वालों इंडियन ਅਤੇ पाकिस्तानी ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ खुशखबरी ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है कि अथीना तो बाद पहली बार ताज़ा मनी वालिਆਂ ने ब्रांच खोली आ मिर्जा फोटोज़ सीमाधारी ਅਤੇ मिर्जा फोटोज़ एनोफीता विखे। इस ताज़ा मनी की खासियत इंडिया वास्ते सब तो वध रेट ਅਤੇ सब तो घट फीस ਅਤੇ पाकिस्तान वास्ते 80 यूरो तो उपर की पेमेंट करन ते बिल्कुल फ्री फीस, कोई फीस नहीं ली जाऊगी, बिल्कुल फ्री। ਅਤੇ तुसी ताज़ा मनी राही इंडिया ते पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट दे विच पैसे भेज सकते हो। एक बार सेवा का मौका जरूर दिओ। मिर्जा फोटोज़। जी वेलकम बैक जी शाह जी। अब जो है जी, ये सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि ये लोगों ने हमें शिकायत भी की है कि चौधरी साहब आप जो है रेड कार्ड और व्हाइट कार्ड के पीछे लगे होते हैं। शाह जी उनकी बात बताते हैं जो हम पुराने आदमी हैं, तो इनके बारे में जो आपके पहले 3 प्रोग्राम में कुछ भी नहीं बताया। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप लोगों के पास तो पेपर है ही हैं, जो गरीब जो यहाँ पे हमारे फिर रहे हैं, उनके लिए जो है हमने ज्यादा कोशिश की है कि उनको जो है ये मालूमात जो हम फ्राहम करें, क्योंकि ज्यादा वो बेचारे एजेंटों के हाथ चढ़े होते हैं। तो हमारा काम है कि हमारा प्रोग्राम देख के उनको कुछ ना कुछ जो है पता तो चल जाए। तो शाह जी, जिन लोगों के पास जो लीगल थे पहले, तो 3 साल या 5 साल का स्टिकर था, तो उनके जो एनसी में जो है कुछ कम थे, तो वो लिपि जो कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, कि
लिपि आ गई, फिर उन्होंने जो है ना पैसे भी जमा कराए, 300 यूरो भी जो है, फिर जो नया वो कहते हैं परवोलो कहते हैं नशा जी, मेरी विकी भी ठीक नहीं है ना, तो वो उन्होंने फिर दोबारा जमा कराया। तो इसके बारे में शाह जी आप क्या हमें बताएंगे? चलो साहब, 2-3 किस्म की कैटेगरीज हैं कि जो लोग यहाँ पर लीगल थे अरसा दराज से, और किसी वजह से पिछले 4-5 साल से, जब से ये क्राइसिस मौशी बहरान शुरू हुआ है यूनान में, और हमारे लोग जो हैं वो एंस में ना होने की वजह से, काम ना होने की वजह से, मालक का लेटर नहीं होने की वजह से, या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स का को नहीं है, फॉरलो की डील उसी नहीं है, इसकी वजह से वो अपने कागजात रिन्यू नहीं करवा सके, और उनके जो है कानून के मुताबिक उनकी अपॉर्चुनिटी अपोफासियां, रिफ्यूज की डिसीजन निकलते रहे हैं, और वो अदालतों के धक्के खाते रहे, खा रहे हैं अभी भी, और उनको कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसमें ये इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है वज़ारत दाखिला ने कानून में, कि वो तमाम लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री में, वज़ारत दाखिला का दफ्तर जो पीरिया में है, जम्बू फैक्ट्री जो अपना जो स्टोर है वहां पर, उस बिल्डिंग में जो पुरगियो एसोटोरिकोन का है। शाह जी दो जम्मू है शाह जी, एक पीरियस रोड में है ना, एक पीरिया में, पीरिया वाले की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो 300 यूरो पारावोलो जमा करवा कर अपनी पूरी फाइल जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके पुराने हैं, स्टिकर लगे हुए हैं, जितनी एंट्स में है, जितनी बिब्लियारियो ये है, कथारिस्टिको है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहां जमा करवाएं, और उनके ऊपर खुसूसी उनको जल्दी से जल्दी उनके फैसले जो है वो कर रहे हैं। हालांकि वहां पर इंसानी हमदर्दी के तहत आंद्रोपिस्टिकुस लोगोस और एक्सेरिटिकुस लोगोस, ये 2 कैटेगरीज हैं जो पूरे यूनान से वहां ये केस लोग जमा करवा रहे हैं। उन लोगों को अभी पीछे रखा गया है, और जो लोग लीगल थे, हालांकि अभी जो 2011 के फाइलें जो है वो अभी मिनिस्ट्री उनको चेक कर रही है। 2011 अभी शुरू हुआ है, 12, 13, 14, 15 अभी बकाया है, लेकिन उनको प्रायोरिटी दे रही है इस हुकूमत ने आकर, सीरीजा ने वो ज्यादा फास्ट ट्रैक उनको हदायत कर दी है, कमेटियां भी ज्यादा बना दी हैं कि जो लोग लीगल थे और किसी वजह से उनके कागजात रिफ्यूज हो रहे हैं, जी जो भी है, जिस वजह से भी उनकी फाइलों को वो ज्यादा जल्दी डिसीजन उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन वो 6 से 7 से 8, 9 माह के अंदर अंदर उनकी जो है फैसला किया जाए, उनको लीगल किया जाए, यानी उनके रेजिडेंट्स आदिया पारामुनी इशू कर दिए जाए, और अदालत से जो है, सॉरी सर, ये एनसी में खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते? नहीं, उनको छूट दे दी गई, छूट दे दी गई है उनको, बगैर एनसीमो के, बगैर कथारिस्टिको के, बगैर मार्क के लेटर के उनको छूट दे दी गई है कि उनको रिन्यू कर दिया जाए आदिया पारामुनी, और आइंदा से फिर उनको पाबंद कर दिया गया कि वो आइंदा से जो है वो एनसी में लगाएं, काम ढूंढे, और कथारिस्टिको वगैरह वो सारी फॉर्मेलिटी जो है वो उनको करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उनको सहूलत दे दी गई है। ये बड़ी हौसला अफजा बात है तमाम सुनने वालों के लिए कि वो लोग जो है वो इंतजार करें इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत सारे केस हैं, पूरे यूनान के केस जो है, हमारे खाली पाकिस्तानियों के केस नहीं होते, इसमें तमाम नेशनलिटीज के, तमाम तारकीन वतन के जो है वो केस इसमें आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनको ज्यादा जो है प्रायोरिटी दी जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला इनके आदिया पारामुनीस जो है वो आ जाएंगे, इनके हो जाएंगे। दूसरी बात कि जो गैर कानूनी थे उनका कानून था 10 साल का, कि वो अगर 10 साल यूनान में है और 10 साल उनके पास सबूत हो, लेकिन हर साल का यूनान के सरकारी अदारों का सबूत होना चाहिए, कोई ना कोई एक। अगर 1 साल का भी कम होगा तो वो गिनती नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो नई बात आपने शायद नहीं, ये पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने बताई हुई है ऑलरेडी, जी हाँ, कि 10 साल जो लीगल लोग, इलीगल है, गैर कानूनी, और उनके पास यूनान के सरकारी अदारों का हर साल का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, वो जाकर जमा करवाए 300 यूरो पारावोलो देकर वहीं पर पीरिया में, और इंशाअल्लाह ताला वो तहकीक करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद उनके तमाम सबूत जो है वो अगर सही निकलेंगे, उसके बाद उनको आदिया पारामुनी जो है 1 साल का वो स्टार्ट करेंगे, और जो रिन्यू होता रहेगा इंशाअल्लाह। अब इस पे एक और चीज जो है वो जो नया पैकेज आ रहा है बहुत बड़ा, उस पे ये कहा जा रहा है, अभी ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन इस पे ये सोच विचार की जा रही है कि जो 10 साल का अरसा है ये बहुत ज्यादा है, इसको कम करके गैर कानूनियों के लिए थोड़ी सहूलत देने के लिए
कि इसको कम से कम 10 साल से कम करके 7 साल का अरसा कर दिया जाए, कि जो लोग गैर कानूनी 7 साल जिनको यहाँ हो गए हैं, लेकिन उन 7 साल के सबूत जो है वो लाजमी देने पड़ेंगे। और इसमें एक बात, हमारे बहुत सारे साथी जो है, दोस्त भाई फोन करते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास 2004 या 5 का या 6 का पासपोर्ट सफारतखाने का बना हुआ है, सिर्फ वो सबूत है, लेकिन ये काफी नहीं है। पासपोर्ट को नहीं मानेगा, पासपोर्ट का सबूत जो है वो काफी नहीं है। इस पे वाज़ेह तौर पे कानून पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ें, वेबसाइट पे, वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पे तमाम नोटिफिकेशंस, तमाम कानून जो भी नया आता है वो आ जाता है, वो पढ़ सकते हैं। www.epes.gr एक बार फिर बताएं शादी, www.ypes.gr ये आप फीड करेंगे और पुरियो एसोतरिकोन की तमाम वेबसाइट सामने आ जाएगी। उस पे सारा कुछ लिखा होता है, इंग्लिश में भी, वो इंग्लिश में भी है, ग्रीक लैंग्वेज में भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंग्लिश में नहीं है, चंद चीजों को सिर्फ उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बड़ी बात है कि ये जो लोगों ने 300 यूरो पारावोलो देकर सफेद वेबियोसी उनको मिलती है, और वो सफेद वेबियोसी पे अपने ममालिक आप सफर नहीं कर सकते, और वो सिर्फ यहां रहने के लिए है। लेकिन सबसे आखिर लाइन जो होती है सफेद वेबियोसी की, उसके ऊपर लिखा हुआ है बकायदा कि ये जो सफेद वेबियोसी है ये यहां रहने की आदिया पारामूनी नहीं है, यानी इसका लीगल कोई जवाब नहीं है। पुलिस वाले चाहें उसको एक्सेप्ट करें, चाहें वो उसको रद्द कर दे, लेकिन अमूमन तौर पर वो आपको नहीं छेड़ते। ये सफेद वेबियोसी जिसके पास होती है उसको वो छोड़ देते हैं चेक करके, ये आपके पास एक सबूत है, लेकिन कानूनी तौर पे उसके सबसे निचली लाइन पे ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, आप गौर से पढ़ ले या पढ़वा ले। अब आपने अपनी फाइल के मुतालिक पता करना है, बजाय पेरिफेरिया जाने के या वो मिनिस्ट्री में जाने के, वहां जाकर धक्के खाएं और रदेबू लें। आप वेबसाइट यही जो है, ये वेबसाइट आप अपना वो वेबियोसी का नंबर, अर्थमो प्रोटोकोलो और अपना पासपोर्ट नंबर उस पे फीड करेंगे और एक कोड आएगा, उसी कोड को दोबारा रिपीट करेंगे और पूरा स्टेटस आपकी फाइल का आ जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा घर बैठे कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी वकील को, किसी एजेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद बैठकर अपने कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर आप अपनी फाइल का जो है वो पूरा रिकॉर्ड देख सकती हैं कि आपकी फाइल कहां तक है, उसका स्टेटस क्या है। वो गाय बगाए आप पता करते रहेंगे, वो अपडेट अपलोड होता रहेगा। वो आपकी फाइल अगर प्रोटोकोलो नहीं लगा वो भी उसके ऊपर आ जाएगा, प्रोटोकोलो लग गया है, आपकी फाइल एग्जामिन हो गई है, उस पर वो भी आ जाएगा कि आपकी फाइल जो है वो एपिथिस, उस पर सारा वर्किंग हो चुकी है। अब वो प्रोसेस में है आपके स्टिकर या आपकी आदिया पारामूनी। जब आपका आदिया पारामूनी बन जाएगा वो फौरन उसके ऊपर वो अपलोड कर देंगे कि आपका आदिया पारामूनी तैयार है, आप जाकर आप वहां से ले सकते हैं। ये चाहे नीली वेबियोसी वाले हैं, सफेद वेबियोसी वाले हैं, ये जो मिनिस्ट्री की सफेद वेबियोसी है, अदालत की जो सफेद वेबियोसी है, इदिकी वेबियोसी, उसका अभी तक कंप्यूटर पे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं 1 से 2 माह के अंदर उनका भी वो अपडेट कर देंगे, जिस तरह नीली वेबियोसी और ये जो मिनिस्ट्री वाली वेबियोसी है, एक्सेरिटिकुस लोगोस, आंग्रोपिस्टिकुस लोगोस, ये दोनों जो हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। ये चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि आज का प्रोग्राम के लिए एक सवाल है। जी जी प्लीज। ये हमारे भाई हैं अवैस साहब, जी जी, लिबादिया से, उन्होंने कॉल मुझे की थी जी, तो उनका, अब जो अवैस भाई अगर आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि जिस पेपर पे मैंने आपका सवाल लिखा था वो मुझे पेपर ही नहीं मिल रहा। ये मैं गलती, मैं दोबारा ये हम जो है ना सवाल ये शाह साहब से अगले प्रोग्राम में करेंगे। मेरा जो मुझे जो है ना अभी तक थोड़ा सा जो याद आ रहा है आपका, मेरे ख्याल में गालबन ये सवाल था शाह जी, इनके पास जो आज से 3 साल पहले इनको काम करते हुए, ग्रीकी मालिक था, फैक्ट्री में काम कर रहे थे और मालिक की गलती की वजह से इनको चोट लगी थी हाथ पे, तो फिर डॉक्टर ने लिख कर दिया कि तुम भारी काम नहीं कर सकते हो। उस वक्त इनके पास रेड कार्ड नहीं था, अब इनके पास रेड कार्ड है। 3 साल पहले नहीं था जब चोट लगी थी, लेकिन अब उनके पास रेड कार्ड है। आया कि वो अपना केस कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल।
कोई भी शख्स देखें, ये हम लोग बहुत सुस्तियां कर जाते हैं, चाहे हम गैर कानूनी हैं, गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रियों में या जहां भी हम मजदूरी करते हैं, उस दौरान कोई भी हादसा अल्लाह ना करे आपसे हो जाता है, आपको चोट आ जाती है, आपको खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ऐसी सख्त हो जाती है, बाजू कट जाता है, उंगली कट जाती है, कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है, आपका हक है इंटरनेशनल लॉ के जरिए, इंसानी हमदर्दी के तहत भी आप मालक उसका जो है वो काम के दौरान अगर आपको हादसा आ जाता है तो आपको वो पूरी कंपनसेशन जो है वो देने का मजाज है। बेशक आप गैर कानूनी हैं, आप मालक पे केस भी कर सकते हैं, अगर वो आपसे कोऑपरेट नहीं करता तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं और अदालत जो है वो आपके हक में फैसला देती है। इस पे आप ना घबराएं कि आपके पास पेपर नहीं है, फौरन एक अच्छे लॉयर के पास जाएं, अपने सफारतखाने के पास जाएं और जाकर अपना केस रजिस्टर्ड करवाएं। हाँ, केस रजिस्टर्ड सबसे पहले किया करें। कोई भी आपका मसला हो फौरन केस कर दिया करें। आपके एनसीमो का, ईका का मसला है, आपकी ओवर टाइम का है, आपकी तनख्वाहों का मसला है, अगर पहले मालक से प्यार मोहब्बत से बात करें, अगर तो वो आपके साथ तावन करता है तो फिर तो ठीक है, अगर वो तावन नहीं करता, टाइम गेन करता है, आप टाइम जाया ना करें, फौरन केस करें। हाँ, केस करने के बाद जब उसको नोटिस जाएगा वो आपके पास आएगा, बातचीत करेगा, लोगों को बीच में डालेगा, ये पूरी दुनिया में होता है। अगर आपके मुताबिक, आपकी तसल्ली के मुताबिक वो फैसला आपको कबूल है, गिव एंड टेक होता है, अगर आपका 1000 यूरो फॉर एग्जांपल बनता है, अगर आपको 800 यूरो मिल रहा है, आप देखते हैं कि 3, 4, 5 साल मैंने अदालतों में धक्के खाने हैं और फिर जाकर वो फैसला होगा। अगर वो फैसला हो जाता है आपके हक में, मालिक इख्तियार है कि वो उस फैसले के खिलाफ अपील कर देता है, फिर अगली कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट में, उसमें फिर 2-3 साल लग जाते हैं। तो आप ये बेहतर समझती हैं कि 1000 आपका बनता है तो आपको 800 मिल रहे हैं, आप उससे तय कर लेते हैं मामला। तो जब तय कर लेंगे, लिखत पढ़त हो जाएगी तो आप केस वापस भी ले सकते हैं। कोई भी केस हो, कत्ल के केस होते हैं, सुलह राजीनामा हो जाता है तो आप केस विड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरी दुनिया में ये कानून लागू है। तो लेकिन मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे लोग सुस्तियां कर जाते हैं। मालक जो होते हैं वो चालाक होते हैं, वो टाइम गेन करते हैं, वो आपको लारे में लगा लेते हैं। या किसी भी कागज पर बगैर पढ़ाए दस्तखत मत करें, किसी भी कागज पर। अगर आपको यूनानी जबान नहीं आती, खुदा के लिए किसी से पढ़वा ले, बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़ाए हुए किसी कागज पर आप दस्तखत मत करें। ये आप अपने हाथ पांव कटवा लेते हैं। जब आप दस्तखत कर देते हैं, आपको नहीं पता होता कि मालिक ने क्या आपसे लिखवा दिया है। इसलिए आप अपने जो साथी हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके पढ़े लिखे हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे राब्ता करें। आप कोई भी कागज हो, दस्तखत करने से पहले आप उनसे पढ़वा लें, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, फिर आप दस्तखत करें, वरना बगैर समझ के दस्तखत मत करें। केस किसी वक्त भी कर सकते हैं। इन भाई ने जो सवाल किया है, बिल्कुल आपके पास रेड कार्ड है, उस वक्त नहीं था जब आपको चोट लगी। आप अगर मालक आपसे कोऑपरेट नहीं करता, आप उसके खिलाफ केस अब भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं। पूरी डॉक्टरी रिपोर्ट जो आपके वो है, वो आप अपने रखें, जो चोट लगी उसके पास आपके पास पूरी फाइल होगी, वो लेकर अच्छे लॉयर के पास जाए, अच्छे वकील के पास। और वकील जो है वो परसेंटेज, ऐसे जो हादसाती केस होते हैं, इंश्योरेंस के केस होते हैं, उस पे एडवांस कोई पैसा वकील नहीं लेता। ऐसे वकील हैं जो परसेंटेज आपका केस जीतेंगे, जितना पैसा होगा पहले उससे तय कर लें कि आप 10% लेंगे, 5% लेंगे, 20% लेंगे, जो भी वो आप पहले तय करें, उससे लिखत पढ़त करें, कभी जुबानी कलामी बातें ना करें। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे जितने भी सरकर्दा लोग हैं उनको चाहिए कि अपने लोगों को अवेयरनेस दे, उनको अच्छी बातें, अच्छे मशवरे दे, कानूनी मशवरे दे। वो आपके हमारे भाई हैं या प्रदेश में हैं, वो बेचारे देहातों से आते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते, तालीम नहीं होती, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके साथ रहते हैं, उनका फर्ज है इखलाकी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी, कि उनको गाइड करें, अच्छी उनको बातें बताएं, अच्छे कॉपरेट उनके साथ करें। यही खिदमत खलक है। हमारा दीन, हमारा मजहब इस चीज की वो हदायत करता है कि अपने लोगों के साथ अच्छे चीजें जो है तावन करें, उनको गाइड करें।
मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम काफी बातें हम लोगों को जो बताई हैं। मैं आखिर में जो पैगाम है लोगों को देना चाहता हूँ कि हम परदेश में रहते हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग अपने अपने इलाकों में जो रहते हैं, 4, 10, 5 भाई जो आपस में रहते हैं, वो एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं। आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा ना होने दें, ताकि बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े हादसों की वजह बन जाते हैं। तो इन चीजों से आप बचें, आपस में एक दूसरे का एहतराम करें। बुजुर्ग अगर आपके रहते हैं, आपके करीब रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, उनका एहतराम करें। छोटे अगर हैं उनसे शफकत करें, उनको गाइड करें। वो नासमझ होते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। जो सीनियर लोग एक घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, उनका फर्ज है कि वो आपस में उनको रिश्तों को जोड़े, ना कि रिश्तों को तोड़े। आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारे की फजा को फरोग दें। छोटी सी जिंदगी होती है, हम प्रदेश में रहते हैं, मुश्किल अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से, अपने दूर तकलीफों में इतने कठिन मराइल से हम यहाँ गुजारा करते हैं। तो हम अगर ऐसी बड़ी चीजों में आ जाएंगे, नेगेटिव एक्टिविटीज में आ जाएंगे, वो हमारे लिए भी, हमारे खानदान के लिए और हमारे मुल्क को, कौम के लिए जो है वो बदनामी का बायस बनेगा। छोटी सी जिंदगी है, अपने ट्रेनों में आप जाते हैं, बसों में सफर करते हैं, पार्कों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, वहां पर धीमे लहजे में बात करें। मोबाइलों पे आप बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इस चीज से परहेज करें। हमारी माएँ बहनें बेटियां वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, उनका एहतराम हम सब पर लाजिम है। और ये चीजें जो है ये आप दूसरों तक भी इस पैगाम को जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाएं। अपना और अपने दोस्तों का, अपने अजीजों का, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। जी शाह जी, बहुत मेहरबानी शाह जी। आज तो आपने बहुत ज्यादा हमें हमारे सवालों के जवाब दिए शाह जी, और यकीनी तौर पर आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई आप सवाल करना, मैं एक कथा कलामी, एक आखिरी पैगाम, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट भी चलती है, 2 एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम में चलती है। IUM जो इदारा है वो एक खुशकिस्मत और गनीमत है हमारे लोगों के लिए, गैर कानूनी लोगों के लिए। जो लोग अपनी मर्जी से, अगर वो यहां नहीं सेट हो सकते और उनको मसाइल हैं, वो अपनी मर्जी से अपने मुल्क जाना चाहते हैं, IUM का अदारा बाइज्जत हिफाजत से और इज्जत नफ्स से उनको ये बंदोबस्त करेगा। वो टिकट और 400 यूरो पॉकेट मनी हर आदमी को देते हैं। उसके अलावा जो अगर वो लोग अपने मुल्क में कोई कारोबार करना चाहते हैं, अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं, कोई टैक्सी लेना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई जानवर पालना चाहते हैं, मुर्गी खाना है, भेड़ बकरियां रखना चाहते हैं, कोई चीज भी करना चाहते हैं, आगे कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं, IUM का अदारा 1500 यूरो तक उनको फाइनेंस करेगा। वो अपने यहां पर जाकर अंदराज करवाएं, वो इंटरव्यू पहले से तय कर लें कि उसने क्या करना है। जो इंटरव्यू देंगे वही जाकर पाकिस्तान में उनकी इंक्वायरी होगी और 1500 यूरो तक वो IUM का अदारा पाकिस्तान में वो उनकी जिम्मेदारी ले लेगा। वो पैसे डायरेक्ट कैश हाथ में नहीं देंगे। वो आपको उस कंपनी में अगर आपने दुकान डालनी है, दुकान पर सामान डालना है, वो लिस्ट उनको देंगे। वो IUM का अदारा आपके वो उस हद तक आपको सामान आपका डाल देगा दुकान के ऊपर। ये एडवर्टाइजमेंट अभी आप देखिएगा कि इसमें हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ये कितने लोगों ने अपने कारोबार स्टैब्लिश किए हैं। ये अभी आप स्क्रीन पर इनकी एडवर्टाइजमेंट देख लेंगे। वो अपने पांव पर खड़े हैं। हमारी बहनें हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो अगर जाकर अपनी सिलाई मशीन अपने घर में करना चाहती हैं, अपना टीचिंग स्कूल करना चाहती है अपने देहातों में, अपने घरों में, उनको भी वो 1500 यूरो तक IUM जो है उनको इमदाद करेगा। तो ये एक बड़ा इज्जत नफ्स के साथ, अपनी इज्जत के साथ आप अपने मुस्तकबिल को दोबारा शुरू कर सकती हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, अफगानी, अफ्रीकन, इन तमाम कंट्रीज के लोग जो हैं, अगर आप चाहें तो आप IUM के इस पे टेलीफोन नंबर और सारी मालूमात होंगी, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। शाह जी, आप टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हम इजाजत चाहेंगे। आप लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज हमें आप कॉल करें और अपना डॉक्यूमेंट्स भी आप हमें दें। अगले प्रोग्राम तक चौधरी जाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।